नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का मेरे हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के मन में कौतूहल बना हुआ था कि एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव का लाभ किसे दिया जा रहा है। दोस्तों मैं यहाँ पर बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के संबंधित जो विज्ञापन निकला था, उसके संदर्भ में बातें कर रहा हूँ। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन जो कि एक आयोग का गठन किया था, जिसके द्वारा भी बिहार में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये इन्फॉर्मेशन मैंने पूरी तरह से 4 भागों में विभक्त किया हुआ है। पहले पार्ट में आप ये समझ पाएँगे कि जो एडवर्टाइज़मेंट निकला हुआ है, विज्ञापन निकला हुआ है, इसके अनुसार विज्ञापन में विज्ञापन के कथनानुसार अनुभव का लाभ किसे दिया जा रहा है। इसके बाद कुछ दिनों बाद जैसे ही इंटरव्यू साक्षात्कार प्रक्रिया शुरू होने वाली रहती है, उसके ठीक 1 दिन पहले जो ये आप विज्ञापन अभी देख पा रहे हैं, विज्ञापन बनाने वाली जो कमिटी थी, रास बिहारी सर की कमिटी थी, उस कमिटी के द्वारा एक्सपीरियंस का लाभ किन्हें दिया गया है, क्या दिया गया है, उसके संबंध में आयोग ने एक बार फिर से उनसे रिव्यू माँगा। यानी कि साक्षात्कार शुरू होने से पहले आयोग ने रास बिहारी सर की कमिटी से एक बार फिर से रिव्यू माँगा कि आप इस पे एक बार स्पष्टीकरण दीजिए। लेकिन इसके बावजूद मामला यहाँ पे रुका नहीं दोस्तों। कुछ अभ्यर्थी जो कि असंतुष्ट हैं वो कोर्ट चले गए। तो यानी तीसरा मेरा प्रोसेस जो आपको एक्सप्लेन करने का होगा कि वो कोर्ट किस आधार पे गए। अनुभव में उनको क्या ऐसी चीज़ें थी जो लग रहा था कि उनके संग कहीं न कहीं अनजस्टिफाई या फिर उनके संग कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए जिससे असंतुष्ट हैं। इसके बाद चौथी स्लाइड में दोस्तों आप ये समझ पाएँगे कि आखिर कोर्ट का क्या ऑर्डर रहा? कोर्ट किस प्रकार के अनुभव प्रमाण पत्र को यहाँ पे मान्य स्वीकृति देता है? दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, इसके लिए आपको कोर्ट ऑर्डर संबंधित चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे साथ आगे जुड़ेंगे आदित्य आनंद जी जो कि अभी नेशनल लॉ ऑफ यूनिवर्सिटी के एक लॉ के छात्र हैं और लॉ की समझ पर बहुत ही नज़दीकी से समझ रखते हैं। तो आगे मैं जब लॉ वाले सेक्शन में चलूँगा तो मैं आदित्य आनंद जी को आपके साथ जोड़ूँगा। दोस्तों अभी हम विज्ञापन की ओर चलते हैं। देखिए विज्ञापन में एक्सपीरियंस को लेकर के इन्होंने क्या कहा है। मैं सीधे नीचे चलता हूँ बिना वक्त गवाए हुए दोस्तों। आप पेज नंबर 27 पे आएँगे तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रखा है। आप 27 पे आते हैं, यस, जैसा कि आप देख रहे हैं, वी 25, 26, 27, यस। ये कह रहा है कि द एक्सपीरियंस ऑफ ओनली सच कैंडिडेट विल बी वैलिड हु वर अपॉइंटेड और हुज सर्विस वाज कंफर्म्ड बाय यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कमिटी, कॉलेज सर्विस कमीशन ऑब्लिक कॉलेज सिलेक्शन कमिटी। मतलब ये कह रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस का लाभ है वैसे अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जिनका चयन यूनिवर्सिटी सर्विस कमेटी के द्वारा हुआ हो, सर्विस कमीशन के द्वारा हुआ हो या यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कमेटी के द्वारा हुआ हो, कॉलेज सर्विस कमीशन, तमाम इन 3 अथॉरिटी के द्वारा चयन हुआ हो, ठीक है? ये चीज़ विज्ञापन के अकॉर्डिंग है दोस्तों। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पे टीचिंग का नंबर कितना दिया जा रहा है, तो मैक्सिमम 10 मार्क्स दिया जा रहा है दोस्तों। प्रत्येक वर्ष के लिए 2 मार्क्स दिया जा रहा है, स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर। आगे देखिए एक चीज़ और यहाँ पे विज्ञापन संबंधित लिखा हुआ है, एक्सपीरियंस संबंधित लिखा हुआ है कि हाउएवर इफ द पीरियड ऑफ टीचिंग पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस इज लेस देन 1 ईयर देन मार्क्स शैल बी रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनली, इट्स बेनिफिट विल बी गिवन ऑन द। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, ये कह रहा है कि अगर 2 साल से कम अवधि आपने पढ़ा है, 2 साल से कम की अवधि का एक्सपीरियंस है, तो उसी के अनुसार जो एक्सपीरियंस का मार्क्स है वो डाउन किया जाएगा, घटाया जाएगा, ठीक है? तो ओवरऑल दोस्तों विज्ञापन में एक्सपीरियंस को लेकर के मात्र यही 3 पॉइंट ज़िक्र किया गया था। आप एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर एक चीज़, अच्छा हाँ, देखिए अंत में ये भी कहा गया है कि इट्स बेनिफिट विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टिफिकेट काउंटर साइन्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी। ये कह रहा है कि बेनिफिट उन्हें दिया जाएगा जो रजिस्ट्रार, जो कि यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं, उनके द्वारा काउंटर साइन कराया गया हो। दोस्तों आप ये समझिए काउंटर साइन कंसर्ट यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के द्वारा कहा गया है। काउंटर साइन का तात्पर्य ही होता है कि किसी के द्वारा सिग्नेचर कराने के बाद फॉरवर्ड किया गया हो और अंत में उसे रजिस्ट्रार कहीं न कहीं स्वीकृत कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आयोग के सदस्यों के सामने ये प्रश्न उठता है कि आखिर पहला सिग्नेचर किसके द्वारा होगा?
शुरुआत में वो किसके द्वारा सिग्नेचर कराया होगा कि काउंटर साइन रजिस्ट्रार के पास जाएगा। तो कहीं न कहीं फॉर्मेट को लेकर के इनके सामने कुछ दुविधा थी। इस वजह से ये पुनः ये जो आप विज्ञापन देख रहे हैं, जिस कमिटी के द्वारा ये विज्ञापन एक तरह से तय किया गया था, कैसे-कैसे क्या प्रोसीजर होगा नियुक्ति चयन प्रक्रिया का, वो रास बिहारी सर के और अन्य 2 वीसी के द्वारा ये कमिटी बनाई गई थी, जिसके द्वारा ये टोटल प्रोसेस तय किया गया था कि कैसे-कैसे नियुक्ति प्रक्रिया होगी। तो उनके पास ये फिर से रिव्यू के लिए भेजते हैं कि ज़रा ये मुझे बताइए इन द सेंस कि आयोग के सदस्य कह रहे हैं, इस चीज़ को एक्सप्लेन करिए कि कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के पास जाने से पहले किसका काउंटर साइन कैसे क्या होना चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों, देखिए ये विज्ञापन यानी साक्षात्कार शुरू होता है दोस्तों 15/7/2021, ठीक है? यानी 15 जुलाई 2021 से साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू होती है और ये देखिए 12 जुलाई 2021 को ये रास बिहारी सर की जो कमेटी है देख सकते हैं, प्रोफेसर रास बिहारी प्रसाद सिंह, प्रोफेसर नंद जी कुमार, प्रोफेसर एन के झा, यही 3 लोगों की कमेटी के पास पुनः रिव्यू के लिए भेजा जाता है। किस चीज़ के रिव्यू के लिए? कि एक्सपीरियंस का जो फॉर्मेट वास्तव में होगा वो कैसा होगा, क्या होगा। देखिए यहाँ पे ये लोग क्या देते हैं, लिख रहा है कि द कमिटी कंसर्न्ड द इशू रिलेटिंग टू अलॉटमेंट ऑफ एकेडमिक मार्क्स फॉर टीचिंग एक्सपीरियंस इन द लाइट ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजन कंटेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी सेक्शन 5 एंड द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ये कह रहे हैं कि जो सेक्शन 5 में, वहाँ पे आप देखे होंगे कि सेक्शन 5 में एक्सपीरियंस का जिक्र किया है विज्ञापन में, तो वही कह रहा है कि एडवर्टीजमेंट के जो सेक्शन 5 में जिक्र किया गया है उसका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट क्या होगा। ये चीज़ें दोस्तों फॉर्मेट बताते हैं। आगे देखिए क्या लिख रहा है कि द कमिटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशूड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट काउंटर साइंड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। ओके, देखिए यही फॉर्मेट बताते हैं कि जो भी एक्सपीरियंस लेटर होगा, आप जहाँ पे भी पढ़ा रहे हैं, आप यानी कि जो भी शिक्षक गण हैं, वो डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल के द्वारा या फिर इंस्टीट्यूट के जो हायर अथॉरिटीज़ के द्वारा और अंत में वो रजिस्ट्रार के द्वारा काउंटर साइन होगा। तो एक तरह से यही फॉर्मेट इन्होंने बताया है। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि ये वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं आपको बताया था कि जो एक्सपीरियंस को लेकर के जितने भी आपके अंदर डाउट है वो 4 स्तर पे मैंने डिवाइड किया था। एक विज्ञापन आपने देख लिया, विज्ञापन के बाद रास बिहारी सर के पास पुनः भेजा गया रिव्यू के लिए कि इसे ज़रा स्पष्ट करिए कि फॉर्मेट क्या होगा। दोस्तों जो तीसरा चरण आता है कि इसमें जो अभ्यर्थी रहते हैं, जितने भी एक्सपीरियंस का जिनको लाभ मिलने वाला रहता है, वो इससे असंतुष्ट होकर कोर्ट की ओर रुख करते हैं। कोर्ट की ओर रुख किन कारणों से करते हैं? 2 कारण। एक तो ये कारण था कि उनका ये मानना था कि आयोग जो नियुक्ति प्रक्रिया ले रही है, उसमें कहीं न कहीं ऐसे अभ्यर्थियों को ले रही है जिसको कि एक्सपीरियंस का लाभ मिलना ही नहीं चाहिए, ठीक है? उनका ये कहना था कि एक्सपीरियंस का लाभ उन्हें मिलना ही नहीं चाहिए और ऐसे लोगों को दे रहा है आयोग, ठीक है? यानी कि विज्ञापन या फिर रासबिहारी की कमेटी के द्वारा जिन्हें एक्सपीरियंस का लाभ देने के लिए कहा गया है, उसे ये नहीं दे रहे हैं। और दूसरा इनका ये मानना था कि परमानेंट जो कि कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस में परमानेंट शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें मिलना चाहिए। या फिर जो गेस्ट टीचर वगैरह हैं या अफिलिएटेड कॉलेज के टीचर हैं, उन्हें एक्सपीरियंस का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो एक तरह से जो अभ्यर्थी हैं वो 2 मुद्दों को लेकर के पटना हाई कोर्ट में इन्होंने अपना केस दायर किया था। उस पर भी कोर्ट का जजमेंट आ चुका है कि एक्सपीरियंस का लाभ किन्हें मिलेगा, क्या मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि इस चीज़ को समझने के लिए हमारे एक मित्र हैं आदित्य आनंद जी, जो कि नेशनल लॉ ऑफ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। अभी वो कानून की पढ़ाई कर रहे हैं और कानूनी मसलों पर बड़ी ही नज़दीकी से पकड़ रखते हैं। तो आइए हम चलते हैं उनके पास कि अभ्यर्थी किस चीज़ को लेकर के कोर्ट में गए थे और क्या कोर्ट का जजमेंट आता है। वेलकम आदित्य आनंद जी, हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू राज। और हेलो हायर एजुकेशन वर्ल्ड के व्यूअर्स। आज हम लोग देखेंगे जो कोर्ट ने अभी रिसेंटली 2 महीने पहले जजमेंट आया है, 1.5 महीने पहले इनफैक्ट जजमेंट आया है। उस जजमेंट में क्या रेशियो रहा, क्या कोर्ट ने कहा, किन मांगों को लेकर जो अभ्यर्थी थे वो लोग गए थे कोर्ट के पास, क्या उनको कोई रिलीफ मिला, तो अगर रिलीफ मिला है तो कैसा रिलीफ मिला है, या रिलीफ नहीं दिया तो कोर्ट ने क्यों नहीं दिया। तो इन सब मुद्दों पे अभी हम इस वीडियो में देखते हैं। तो राज शुरू किया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल शुरू किया जाए। बिल्कुल आदित्य, शुरू किया जाए। तो
मेरी स्लाइड विजिबल है आपको? आप जी एक हाँ। बार कंफर्म करें। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अभी हमारे सामने एक जजमेंट खुला है। ये पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है, जिसका सिविल रिट जुरिसडिक्शन है। ये केस नंबर है। खैर ये सब तो अपने काम का नहीं है। ये जितने जो आप देख रहे हो, ये ऊपर में ये जो 1 2 3 4 7 जो है, ये सारे पिटिशनर्स हैं। या जो लोग, मतलब वो लोग हैं जो एप्लीकेंट्स जिन्हें अ, आयोग से दिक्कत थी, या उन जो भी जो कमेटी फॉर्म हुआ था, हम बाद में आगे देखेंगे, वो सारे हैं। तो ये जितने भी हैं वो हैं। और बाकी इन्होंने कुछ लोगों को रिस्पोंडेंट बनाया था। स्टेट ऑफ बिहार है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, बिहार यूनिवर्सिटी कमीशन, ऑब्वियसली क्योंकि ये अपॉइंटमेंट कर रही है। और वही फिर उनके ही सेक्रेटरी भी को भी इसमें रिस्पोंडेंट बनाया गया था। ये अपियर हुए थे, ये सारे एडवोकेट्स हैं स्टेट के लिए, पिटिशनर के लिए। और लास्ट में हमने देखा कि ये जो कोरम होते हैं, कोरम मतलब जितने जजेस होते हैं, तो यहाँ, खैर ये तो एक ही जज थे यहाँ पे, सिंगल बेंच था ये, जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा जी का। और ये इनका जजमेंट आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पिटिशनर का पहला मुद्दा क्या था। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे, जो पिटिशनर हैं इस रिट पिटीशन के द्वारा एक मैंडमस जारी कराना चाहते थे। मैंडमस क्या होता है ना, कि एक लीगल रेमेडी होता है। लीगल रेमेडी, मैंडमस को आप इस तरीके से समझो कि जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है, जो हायर अथॉरिटी होती है, हायर अथॉरिटी कहना ज्यादा बेहतर होगा, वो अपने से नीचे की जो अथॉरिटी होती है, उनको एक ऑर्डर पास कर सकती है, एक ऑर्डर उनको डायरेक्शन दे सकती है कि आप अपना स्टैट्यूटरी ड्यूटी है उसको ठीक से करो, या आप उसको डिस्चार्ज करो अच्छे से। उस ऑब्लिगेशंस जो हैं उसको सही तरीके से डिस्चार्ज किया जाए। तो इनका यही कहना था कि जो रिस्पोंडेंट है, जो कमीशन हुई या स्टेट गवर्नमेंट हुई, उन्हें कहा जाए कि जो एडवर्टीजमेंट का क्लॉज 5.5 है, हुँ, हुँ। उसको उसको जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नियुक्ति हो रहा है, जो सारे अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, उसमें उसको फॉलो किया जाए। जो आई थिंक यहाँ पर 14 जुलाई 2021 से चला आ रहा है, उनका हुँ, हुँ। ये कहना था। और ओके। उनका ये भी कहना था कि जो मेमोरेंडम है, जो आई थिंक जो रास बिहारी सिंह सर का जो कमिटी था, हुँ, जो हुँ। 22 जुलाई 2021 को कमिटी ने रिपोर्ट अपना दिया था, उसको सेट असाइड कर दिया जाए। हुँ, हुँ। और उसके बाद जितने भी कॉन्सिक्वेंशियल एक्शन हुए कमीशन के द्वारा, मतलब इनकी कहने का है कि उसके द्वारा उस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए जो नियुक्तियां हुई हैं, उन्हें भी सेट असाइड कर दिया जाए। तो खैर अभी राज ने आपको जैसा सब कुछ बता दिया है कि क्लॉज 5.5 क्या है। राज बिहारी सर के ने कमिटी के रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा, तो हम अभी उस चीज पे नहीं देखेंगे। हम जो है जजमेंट में देखते हैं कि पिटिशनर्स ने क्या फर्दर अपने जो ये इन्होंने जो प्रेयर रखा था, जो इन्होंने लाइक अपना रिलीफ प्रे किया था कोर्ट से, उसको लेके उन्होंने क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट के सामने रखे। आर्ग्यूमेंट यहाँ पे हमेशा रैशनल आर्ग्यूमेंट होता है और लीगल आर्ग्यूमेंट होता है, एक लीगल बैकिंग होता है। जैसे कुछ रेगुलेशन दे सकते हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट दे सकते हैं, ऐसा। हुँ, हुँ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, पिटिशनर का कहना है कि ये सारे जो हैं ये कैंडिडेट हैं जिन्होंने उन 21/9/2022 को जो एडवर्टीजमेंट आई थी, उसके तहत इन्होंने जो है एप्लीकेशंस डाला है असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए। और ये जो है वो क्वालिफिकेशन वगैरह का बात किया है, खैर ये तो हमें पता है। तो हम आते हैं मुद्दे पर। तो ये अगेन कोर्ट ने भी क्लॉज 5.5 को एक बार रिटेरिएट किया। मतलब रिटेरिएट करने का मतलब होता है कि कोर्ट ने भी उसका उसको रेफरेंस के तौर पे देखा कि क्या है। तो उसमें लिखा हुआ था कि ओनली एक्सपीरियंस ऑफ दोस टीचर वुड बी वैलिड whose service have been confirmed। यहाँ पे ये लाइन जो है ये देखने वाला है, confirmed by university selection committee, college service commission, college selection committee। और इनका कहना था कि जो एक्सपीरियंस जो गेस्ट टीचर के तौर पे या एडहॉक, आप देखिए ये दोनों वर्ड इन्होंने यूज किया था, गेस्ट टीचर एंड एडहॉक बेसिस पे जिनकी नियुक्ति हुई है, उसको काउंट ना किया जाए। फर्दर इन्होंने ये कहा कि जो क्लॉज 7.2 है,
उसमें 10 मार्क्स रिजर्व किया गया टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए, जो अभी राज ने आपको जैसे बताया होगा कि हर साल का 1 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस का 2 मार्क्स दिया जा रहा है और मैक्सिमम 10 मार्क्स दिया जा रहा है। तो इनका ये कहना था कि जो 10 मार्क्स है वो बहुत मटेरियल हो जाएगा, बहुत सब्सटैंटिव हो जाएगा, मतलब बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा हुँ, हुँ। सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। हुँ, हुँ। तो खैर, अ, ये चीज इन्होंने कहा। फिर फर्दर इन्होंने जो लर्नेड काउंसिल थे पिटिशनर के, उन्होंने ये कहा कि जो 3 मैन कमिटी बना था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री राज बिहारी प्रसाद सिंह सर, तो उन्होंने कह दिया कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो इशू होगा, उसको जो इशू होना चाहिए वो आइदर हेड ऑफ डिपार्टमेंट इशू करे या प्रिंसिपल करे उस इंस्टीट्यूट का, और उसको फर्दर काउंटर साइन कराया जाए रजिस्ट्रार ऑफ द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। तो फिर उन्हीं जो जो कैंडिडेट ये प्रोसेस से सर्टिफिकेट बनवाएंगे, उन्हीं कैंडिडेट्स को टीचिंग एक्सपीरियंस का मार्क्स मिलेगा। तो एक तरह से यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि रासबिहारी सर की कमेटी और विज्ञापन ने जो चीजें लिखी हुई थी, हूबहू जी। कोर्ट ने भी वही चीजें रिपीट किया। पहला वाला कॉलम की फॉर्मेट वास्तव में क्या होगा, राइट? नहीं, अभी सर राज सर, अभी हम लोग पहुंचे नहीं है कोर्ट के, लाइक कोर्ट ने क्या कहा। ये सारी चीजें तो पिटिशनर के जो लॉयर्स थे उन्होंने कोर्ट के सामने रखा था ओके, कि ओके। सर ये सारी चीजें हुई हैं। मतलब बेसिकली जब जब केसेस चलता है तो जो भी एडवोकेट्स होते हैं वो पहले कोर्ट को जो भी मटेरियल फैक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड, जो भी केस होता है, जो भी पॉइंट डिस्प्यूट में उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होते हैं वो पहले बता दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लर्नेड काउंसिल का कंटेंशन था कि ये जो डिसीजन लिया गया कमिटी के द्वारा, ये क्लॉज 5.5 के एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट चला गया। ठीक है। खैर, फिर हम आगे देखते हैं। फिर काउंसिल जो थे पिटिशनर के जो एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि सर जो एडहॉक बेसिस पे जो कॉलेजेस में जो ये जो कमिटी जो थी रासबिहारी सर की, इन्होंने एडहॉक बेसिस पे भी जिनकी नियुक्तियां हुई हैं उनको भी अलाउ कर दिया है। जो कहीं ना कहीं जो क्लॉज 5.5 में जहाँ पे कहा गया कि कंफर्म होना चाहिए यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कमिटी या कॉलेज सिलेक्शन कमिटी के द्वारा नियुक्ति अपॉइंटमेंट, उसको भी ये कहीं ना कहीं कंटेंट कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके कॉन्ट्रिवेंशन में जा रहा है, मतलब उसके अगेंस्ट जा रहा है ये चीज। फिर उन्होंने फिर एक दो चीज इन्होंने कहा कि ये जो रिस्पेक्टेड रजिस्ट्रार हैं बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के, उन्होंने भी ऐसे कैंडिडेट को रखने को लेकर ऑब्जेक्शन जो है अपना मतलब विरोध विरोध एक तरह से क्रिटिसिज्म किया है। तो उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्शन किया ऐसे कैंडिडेट को इंक्लूड करने से। और पटना यूनिवर्सिटी के भी रजिस्ट्रार का इन्होंने चर्चा किया था, क्योंकि उन्होंने भी शायद गेस्ट जब, खैर जब ये हो रहा होगा, इशू किया जा रहा होगा, तो ये सारी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज ने कुछ ऑब्जेक्शन किया होगा। तो यही चीज जो है पिटिशनर के जो है जो लॉ एडवोकेट थे लर्नेड काउंसिल, उन्होंने सबमिट किया। खैर, फिर हम आगे देखते हैं कि उनका कहना था कि लर्नेड काउंसिल ने एक और चीज कहा कि जो 3 मेंबर could not have been formed for purpose, and as per as statute of appointment of assistant professor in University of 2020, the committee can only be formed for examining the eligibility of candidates with degree in concerned subject। तो इन्होंने अब इसको लेके इन्होंने कोई रूल नहीं बताया, बट इनका कहना था कि कोई भी स्टैट्यूट को चेंज करने को लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रोसेस में कमिटी का फॉर्मेशन ही नहीं किया जा सकता था। हम्म। कमिटी का फॉर्मेशन एक ही कारण से किया जा सकता था, जब एलिजिबिलिटी देखना हो कैंडिडेट का, किसी का डिग्री देखना है, लाइक बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें अलाइड और रेलेवेंट उनके सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसको एग्जामिन करने के लिए कमिटी का फॉर्मेशन किया जा सकता था, ऐसा पिटिशनर के एडवोकेट्स जो थे उन्होंने कहा। फिर फर्दर इन्होंने एक और पॉइंट रेज किया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर लखनऊ यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति, गेस्ट फैकल्टी का जो एक्सपीरियंस होता है उसको काउंट नहीं किया। एक किसी कैंडिडेट का इन्होंने जिक्र किया है, सौरभ चंद्रा, हम्म। और उसकी नियुक्ति जब हो रही थी तो उन्होंने शायद गेस्ट फैकल्टी का जो एक्सपीरियंस था वो लगाया था, तो उस कॉलेज ने नहीं माना।
और उस कॉलेज ने क्यों नहीं माना, तो उन्होंने क्लॉज 10 फॉलो किया था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन 2018 है। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि ये अगेन सेम लाइन इन्होंने लर्नेड काउंसिल ने रिपीट किया है कि जो कमिटी के जो मेंबर, जो कमिटी ने जो रिपोर्ट दिया है, उसे कहीं ना कहीं गेम का रूल तब चेंज किया गया जब गेम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा लाइन है कि चेंजिंग द रूल्स ऑफ द गेम आफ्टर द गेम हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। हुँ। तो अब हम आते हैं कि भैया कोर्ट ने क्या कहा है इस पूरे मसले पे। कोर्ट ने पहले सुन लिया पिटिशनर के लॉयर्स को, उसके बाद खैर उन्होंने एक और जजमेंट भी साइड किया है। मैं अपने तो एक दर्शकों को जजमेंट, बता दूं, यहाँ पर हाँ आदित्य ने जो जो चीज़ें रखी, उसमें मुख्य मुख्य पॉइंट पहला तो ये था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के कोई अभ्यर्थी हैं, जो कि जी लखनऊ यूनिवर्सिटी में ही चयन जब हो रहा था, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति निकली थी, तो वहाँ पर वो गेस्ट टीचर के रूप में कार्यरत थे और उस विश्वविद्यालय या कॉलेज ने लखनऊ के उन्हें गेस्ट टीचर के रूप में एक्सपीरियंस का लाभ नहीं दिया था। तो ये पटना हाई कोर्ट में अपने पक्ष को रख रहे हैं कि वहाँ पर नहीं दिया गया था, तो यहाँ पर भी गेस्ट टीचर का न दिया जाए। और दूसरा मुख्य बात ये इन लोगों ने रखा कि जब गेम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है तब गेम के रूल चेंज किए गए हैं। ठीक है, ये जी अभ्यर्थियों का बिल्कुल। कहना है जो असंतुष्ट अभ्यर्थी हैं वो जी जी हाँ। तो आइए देखते हैं आगे कि कोर्ट का इसके क्या स्पष्टीकरण आता है, क्या जजमेंट आता है। तो आप देख सकते हैं, जैसे आप पैरा 13 पे आते हैं। खैर ये जो आप बोल्ड लेटर्स में जो देख रहे होंगे, कुछ जजमेंट्स था जो पिटिशनर्स ने साइड किया था। कोर्ट को या तो वो बहुत ज्यादा सब्सटैंटिव नहीं लगा होगा कि उसे यहाँ पे इंक्लूड किया जाए, इसीलिए उसका जो पैराग्राफ है उन्होंने नहीं मेंशन किया। खैर, तो हम अब आते हैं कि कोर्ट ने फाइनली क्या कहा। तो कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले कोर्ट ने कहा कि कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस जो है इज नॉट कंप्लीटेड, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो किसी भी ऑर्डर को जो है, कोई नो ऑर्डर हैव बीन पास इन फेवर और अगेंस्ट एनी कैंडिडेट। तो अभी कोई भी ऐसा ऑर्डर किसी के फेवर या अगेंस्ट में नहीं गया है। और नो एक्शन हैज बीन टेकन व्हिच कैन बी सेड टू हैव टेकन अवे द राइट्स ऑफ पिटिशनर। और कमिटी ने ऐसा कोई भी एक्शन या कमिटी ने ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं दिया है जिससे जो पिटिशनर का कोई राइट था वो वॉयलेट हुआ हो, या उनका राइट जो है वो वेव हुआ हो, लाइक उनसे छीन लिया गया हो। तो उनका कहना था, कोर्ट ने तो डायरेक्टली ये कह दिया कि कोई कॉज ऑफ एक्शन ही अराइज नहीं हुआ है। आप देख सकते हो, तो बिल्कुल। कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं हुआ है कि ये पूरा इंटायर पिटीशन जो है, वो बस इस डिसीजन जो लिया गया 3 मेंबर कमेटी हेडेड बाय प्रोफेसर राज बिहारी सर, उस बेसिस पे इस पूरे पिटीशन को लेकर आए हैं ये। तो फिर या, कोर्ट ने, यानी दोस्तों पहली बात ये है कि जो आयोग अभ्यर्थियों का कहना था कि इन्होंने गेम स्टार्ट होने के बाद गेम का रूल चेंज किया है, एक्चुअल में वो रास बिहारी की कमेटी ने जो रिव्यू किया है ना, उस चीज़ को ये कह रहे हैं कि गेम चेंज किया है। कोर्ट यही कह बिल्कुल, रहा है कि वास्तव में ऐसा कुछ चेंज हुआ ही नहीं है, वो तो क्योंकि ऑलरेडी। आप क्योंकि आप ध्यान से देखें तो कमेटी ने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है। जो कमीशन है उसने तो किसी भी तरह का कोई, ना ही अभी इनके अगेंस्ट कुछ बोला है, ना कुछ फेवर में बोला है, ना कोई ऑर्डर पास किया है। तो बिल्कुल कोई बिल्कुल। कॉज ऑफ एक्शन तो अराइज होता नहीं है। तो ये जो पूरा रेट पिटीशन था, ये बस वो जो कमेटी फॉर्म हुई थी उसके अगेंस्ट लेकर आए हैं ये लोग कोर्ट के सामने। तो खैर, बिल्कुल, तो आप एक चीज़ देख सकते हैं, अभ्यर्थी जो 2 पक्ष को लेकर के आए थे, एक तो ये कि गेम शुरू होने के बाद गेम के रूल चेंज किए गए, यानी कि विज्ञापन से इतर हट करके एक्सपीरियंस का लाभ देने दिया जा रहा है। ये एक क्लॉज़ खत्म हो जाता है। अब दूसरे क्लॉज़ की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि उस पर कोर्ट का क्या जजमेंट है कि गेस्ट टीचर को मिलना चाहिए या नहीं, एड हॉक टीचर को मिलना नहीं, चाहिए। अभी अभी कोर्ट ने बहुत बेहतरीन जजमेंट दिया। अभी पहला पहला जजमेंट कोर्ट ने दिया, मतलब नहीं, ये अभी लाइक उन्होंने बस शुरू किया था बताना। हुँ, हुँ। तो दो तीन चीजें और कोर्ट ने बताया है कि जो डिसीजन लिया गया 3 मेंबर कमेटी के द्वारा, वो बस क्लॉज, आप ध्यान से देखें यहाँ पे, द डिसीजन टेकन बाय 3 मेंबर कमेटी ओनली क्लैरिफाइज, क्लैरिफिकेशन है वो बिल्कुल, बिल्कुल। 5.5 का, और कुछ नहीं है। उनका कहना है कि बस कैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। जी और हाँ, ये कहीं भी किसी भी तरीके से कोई अटेम्प्ट नहीं था कि गेम का रूल चेंज कर दिया जाए। कोर्ट ने भी बहुत 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 सटल तरीके से यहाँ पे बोला है कि इट इज नॉट एन अटेम्प्ट टू चेंज द रूल ऑफ गेम आफ्टर इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। किसी भी तरह का अटेम्प्ट नहीं था।
ओके। फिर उसके बाद जो है डायरेक्टली डायरेक्टली कोर्ट का कहना था कि जो एडवर्टीजमेंट है वो ऑलरेडी साइलेंट था इसको लेके कि कैसे इशू किया जाए, क्योंकि हमने अभी भी देखा वहां पे बस मेंशन था कि द बेनिफिट विल ओनली बी गिवन टू दोस कैंडिडेट whose certificate is countersigned by the registrar of the concerned university। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वहां पे मेंशन ही नहीं था कि काउंटर साइन होने के पहले कहाँ जाए। तो उसको लेके बस कमेटी ने जो है एक क्लैरिफिकेशन जारी कर दिया। ठीक है। तो कोर्ट ने ये भी कहा कि ये जो कमेटी का डिसीजन था इससे तो बहुत स्मूथ हो गया प्रोसेस, स्मूदन्स द सिलेक्शन प्रोसेस। हम्म। एंड कोई भी जो डाउट, एक दो डाउट्स थे कैंडिडेट के माइंड में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो और क्लियर हो गया एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है। उसके बाद क्योंकि कोर्ट ने भी माना है एक चीज कि जो जितने भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, वर्ल्ड में, बिहार में, उन सबका तरीका अलग होता है, लेकिन जो कमीशन है वो एक यूनिफॉर्म तरीके से काम करेगी। तो बस यूनिफॉर्म मतलब एक जो है एक अफरा तफरी ना मच जाए, हम्म। उसको रोकने के लिए कमिटी का फॉर्मेशन किया गया था और उसने उसको बहुत अच्छे तरीके से एक क्लैरिफिकेशन दे दिया। तो यहाँ पे क्लियरली जो इनका जो पहला आर्ग्यूमेंट था उसमें उन्होंने, कोर्ट ने कहा कि विदाउट एनी फोर्स ऑफ लॉ है, इसमें कुछ भी नहीं, इन्होंने मतलब कोई सब्सटेंस नहीं है और रिजेक्ट होता है। फिर जो है कोर्ट ने अब दूसरे मैटर पे आते हैं राज, जहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो था कि काउंट जो एक्सपीरियंस जो होगा वो क्या गेस्ट टीचर का काउंट होगा, एडहॉक बेसिस पे जिनकी नियुक्तियां हुई हैं उनका काउंट होगा या नहीं होगा। ठीक है। हाँ, तो कोर्ट ने ये भी कहा कि ये जो चीज है कि काउंट होगा या नहीं होगा, ये ऑलरेडी एक सेटल्ड लॉ है, क्योंकि ऑलरेडी इस पे सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारा डिसीजंस और काफी सारा जजमेंट दे रखा है, पहले भी ये मुद्दा आया था। तो कोर्ट ने इस पे एक जो केस है उसको डिस्कस किया था, असीम कुमार बोस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ था कि जो क्वेश्चन था, जो डिस्प्यूट हुआ था, वो था तब वो इस बेसिस पे हुआ था कि जो लोग जो कैंडिडेट थे उन उन्होंने जो टीचिंग एक्सपीरियंस गेन किया था वो एक हॉस्पिटल में एज एन एक्स ऑफिशियो एसोसिएट प्रोफेसर की तरह किया था। ठीक है, हम्म। एक हॉस्पिटल में, यूनिवर्सिटी नहीं है, ये हॉस्पिटल है। ठीक है। तो कोर्ट ने कहा कि it is necessary to emphasize that the recruitment rules nowhere provide that the teaching experience gained by a specialist in a teaching hospital in a capacity of associate professor shall not count towards the requisite teaching experience। तो आप एक लाइन में समझो कि कोर्ट ने कहा कि जो एडवर्टीजमेंट होगा इस केस में, उसमें कहीं ये मेंशन नहीं था कि जो टीचिंग हॉस्पिटल में जो लोग पढ़ाए हैं या एज ए स्पेशलिस्ट काम किए हैं, जैसे डेजिग्नेशन एसोसिएट प्रोफेसर का है, लेकिन वो वहां पे एज अ सीनियर रेडियोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं और वो बच्चों को जो जो लाइक उनका ट्रेनिंग होता है या टीचिंग होता है वो दे रहे हैं। तो उस एडवर्टीजमेंट में कहीं मेंशन नहीं था। और मैं यहाँ पे अपना जो एडवर्टीजमेंट है आयोग के द्वारा जो जारी किया गया था 2020 में, वहां भी आप देखें तो कहीं ऐसा आयोग ने मेंशन नहीं किया है राज कि गेस्ट प्रोफेसर या एडहॉक बेसिस पे जिनकी नियुक्ति हुई है उनको नहीं मिलेगा। कहीं लिखा है बिल्कुल नहीं लिखा है। इस तरह का बात कहीं भी एडवर्टीजमेंट में नहीं लिखा हुआ है। हम्म। हाँ, तो और देखा जाए तो कहीं भी ये भी नहीं लिखा है कि बस रेगुलर अपॉइंटमेंट होना चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने बस लिखा कि कंफर्मेशन होना चाहिए, मतलब मानिए आप कहीं जा रहे हो पढ़ाने, जो गेस्ट फैकल्टी की भी जो नियुक्ति होती है उसमें भी एक प्रॉपर बोर्ड होता है, वो उनके इंटरव्यू लेता है, फिर उनको सेलेक्ट किया जाता है, जो फिर कंफर्म करता है कि हाँ इनका चयन हो गया। चयन हुआ है सिलेक्शन कमेटी के द्वारा। हम्म। तो यही चीज है, रेगुलर अपॉइंटमेंट तो खैर वो भी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल। वहां पे नीचे में लिखा रहता है कि टेम्पररी होता है ये हम्म। अपॉइंटमेंट। तो वही चीज कोर्ट ने कहा था। तो जैसा कि दोस्तों आप समझ सकते हैं ये पटना हाई कोर्ट के संदर्भ की बात हो रही है। पटना हाई कोर्ट ने रेफरेंस दिया है एक तरह से, सामान्य तौर पे कहें सुप्रीम कोर्ट के
सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का कि जिस तरह की वहाँ पर कोई मेडिकल असिस्टेंट प्रोफेसर रिगार्डिंग कुछ रहा होगा, तो वहाँ पर ये नहीं था कि इनका चयन किस रेगुलर है, नहीं है। तो जब वहाँ पर उनको एक्सपीरियंस का लाभ मिल रहा है, तो इसी प्रकार हम लोग के विज्ञापन यानी कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन वाले विज्ञापन में भी ये बिल्कुल कहीं स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ है कि टीचिंग किस तरह का हो, एड हॉक हो, गेस्ट टीचर हो, वगैरह-वगैरह। इसलिए किसी प्रकार के टीचर हो, उनको एक्सपीरियंस का लाभ मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब जो है हम लोग थोड़ा आगे आते हैं। ये सारी चीजें खैर उसी उसी जजमेंट को अगर आप लोग बहुत वो इस जजमेंट में आगे पढ़ना चाहते हैं तो मैं जरूर आप लोग को आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सर्च करें गूगल पे, ये जजमेंट डालेंगे असीम कुमार बोस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। आप उस जजमेंट को पूरा पढ़ सकते हो। उसमें कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने काफी अच्छे से क्लैरिफाई किया है बहुत सारी चीजों को। उन्होंने देखिए आप यहाँ पे मेंशन भी किया है कि ये जो असीम जी थे वो शायद ऐसा रेडियोलॉजिस्ट कम एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रहे थे, रेडियोलॉजिस्ट भी थे और एज एसोसिएट प्रोफेसर भी थे। एक्स ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो का मतलब ये होता है कि आपका डिजिग्नेशन वो है, शायद आप पढ़ा नहीं रहे हो वहां पे, क्योंकि इरविन हॉस्पिटल था तो इसको लेकर। और इनका अपॉइंटमेंट कहाँ होने वाला था? मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। व्यूअर्स आपको मैं बता दूं कि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज जो है वो दिल्ली का वन ऑफ द सबसे पुराना और सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज है आज के टाइम में। जितने भी बच्चे नीट देते हैं तो वो एम्स दिल्ली के बाद या जो भी जो टॉप कॉलेजेस है लाइक लेडी हार्डिंग वगैरह, उसके बाद मौलाना आजाद को प्रेफर करते हैं। तो उस कॉलेज का ये मसला था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बहुत अच्छे से क्लैरिफिकेशन दिया। तो आप आपको अगर आगे मन है तो इसमें काफी सारी पॉइंट्स थी। कितने दिन का होना चाहिए, कितने दिन का नहीं होना चाहिए, कब काउंट करना है, क्या नहीं काउंट करना है। और ये जो चीजें हैं ये यूपीएससी के द्वारा नियुक्ति होती है। तो खैर, तो वहां की चीजें आप खैर आप समझ सकते हो कि काफी डीपली डीप रिसर्च जजमेंट जिसे कहते हैं, वेल थरो रिसर्च जजमेंट है ये। आप जाओ तो आपको कभी इच्छा हो तो आप ये पढ़ सकते हैं, अगर आप एक्साइटेड हो, आपको अगर लाइक पढ़ने का इच्छा है तो। हम क्योंकि समय के अभाव के नाते थोड़ा नीचे देखते हैं कि एक दो और जो मेजर पॉइंट्स है जो कोर्ट ने कहा है पटना हाई कोर्ट में, हमें उस पर थोड़ा फोकस करना बिल्कुल, बिल्कुल, इसे ज़रा सम अप करिए दोस्तों। है। हाँ, तो हम एक जो दूसरा केस था, हाँ, दूसरा केस में भी खैर इन्होंने चांसलर के ऑर्डर के बारे में बात किया। हमें ज्यादा समझने की इसमें जरूरत नहीं है। एक जगह बस मैं एक पॉइंट बस जो है वो ये डीके डीबी दास वर्सेस, सॉरी, केबी दास वर्सेस उत्कल यूनिवर्सिटी का केस है। ये भी सुप्रीम कोर्ट का केस था। इसमें इसमें शायद जो शायद नहीं, कोर्ट ने ये चीज मेंशन करा था कि जो टीचिंग एक्सपीरियंस का जो नंबर होता है वो उनको देने के पीछे का कारण ये होता है कि देखना होता है कि वो जो कैंडिडेट जिसे हम ले रहे हैं उसे पढ़ाने की एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो अब उसका अपॉइंटमेंट कैसे हुआ है ये कभी डिस्प्यूट में नहीं आना चाहिए। हमारा मेन मकसद होना चाहिए कि उसे उन्होंने पढ़ाने का एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो इन्हीं सारे सबमिशन को देखते हुए कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा कि जो गेस्ट फैकल्टी या जो एडहॉक बेसिस पे जिनकी नियुक्ति हुई है उनको नहीं मानना, ये गलत होगा। इस कंटेंशन को कोर्ट ने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल उनको, मतलब कोर्ट ने एक तरह से कह दिया कि उनको भी मार्क्स दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि जो है 2 नंबर का मतलब यहाँ पे देखिए यही लाइन का मैं जिक्र कर रहा था। The very purpose of giving 2 marks for each year of experience is to obtain services of those persons who have actual experience of teaching students. तो यही चीज इन्होंने कहा। फिर फर्दर कोर्ट ने फिर से सेम पॉइंट रिटेरिएट किया कि जो कमिटी ने जो लाइक इंटरप्रिटेशन दिया है और जो क्लॉज 5.5 है उसका जो नेक्सस है वो, उसका नेक्सस बिल्कुल सेम है और वो कहीं किसी भी तरीके से एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट नहीं जाता है। और फाइनली कोर्ट ने ये भी कहा कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो इन्होंने केस लेकर आए थे कि एक कैंडिडेट का उन्होंने नियुक्ति नहीं किया था, क्योंकि नियुक्ति नहीं किया मतलब गेस्ट फैकल्टी का जो एक्सपीरियंस था वो काउंट नहीं किया था। तो वो जो ड्राफ्ट रेगुलेशन जो है यूजीसी का
उसके बेसिस पे नहीं किया था। और कोर्ट ने कहा कि ये मामला हमारे सामने नहीं है तो हम इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जो ड्राफ्ट रेगुलेशन है उसमें फोर्स ऑफ लॉ नहीं है। एक चीज़ मतलब और वो यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसा कि अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात की जाए, तो वहाँ पर जैसा कि ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है कि रेगुलेशन यूजीसी रेगुलेशन 2018 को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब जी बिल्कुल। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन द्वारा जो विज्ञापन है, उसमें रेगुलेशन 2018 जैसे शब्द का कहीं ज़िक्र ही नहीं है। जिक्र नहीं किया इसलिए गया, हम नहीं बिल्कुल। कह सकते हैं कि उसी आधार पर जो एक्सपीरियंस दिया जाएगा, वही एक्सपीरियंस होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आई थिंक आदित्य, क्या ये सभी चीज़ें आपने रख दी हैं कोर्ट के संदर्भ में सारी बातें? हाँ जी बिल्कुल। और लास्ट में इन्होंने ये भी कहा, कोर्ट ने कहा कि इन सारे रीजंस जो हैं, इतने सारे जो जजमेंट्स और रेगुलेशंस और कोर्ट का जो जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, उसको अप्लाई करने के बाद उन्होंने यही कहा कि हम इस जो पूरे प्रोसेस में किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं। और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कमीशन अपना सिलेक्शन प्रोसेस जारी रखे अपने तरीके, जो जिस तरीके से जिस रूल्स एंड रेगुलेशन से वो कर रहे हैं उसको जारी रखे। कोर्ट की तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं आएगा इसको ओके। लेकर। थैंक तो यू। एक पिटीशन जो है वो डिसमिस हो चुकी है। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू आदित्य, आपने बहुत ही बारीकी से एक-एक चीज़ों को रखा। व्यूअर, जाते-जाते मैं आपको अंतिम कन्क्लूज़न बता देता हूँ कि वास्तव में एक्सपीरियंस का लाभ किसे मिलेगा, आप पूरे वीडियो को देखने के बाद समझ ही गए होंगे। लेकिन आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझिए, जिनका कॉलेज अथॉरिटी या प्रिंसिपल या फिर जो भी कॉलेज की हायर अथॉरिटी, उसके द्वारा आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर हो। इसके बाद आपके कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार के द्वारा उस पे काउंटर साइन किया गया हो। वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 1 हो गया। आप गेस्ट टीचर हैं, एड हॉक टीचर हैं, परमानेंट टीचर हैं, अफ़िलिएटेड कॉलेज के टीचर हैं, किसी प्रकार के टीचर हैं, डज़न्ट मैटर। आप किसी भी प्रकार के शिक्षक हैं, आपको एक्सपीरियंस का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, ये जो भी चीज़ें मैं कह रहा हूँ, ये मैं अपने आधार पर नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी राय स्थापित नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर आप पटना हाई कोर्ट के जजमेंट को आपने सुना, उसके आधार पर ये जो भी चीज़ें मैं रख रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ। आदित्य, थैंक यू सो मच, आप हमसे जुड़े और मेरे सभी व्यूअर्स को आपने एक-एक चीज़ों को बारीकी से रखा। थैंक यू आदित्य। थैंक यू राज। और मैं एक लास्ट पॉइंट ऐड करूंगा। जो भी व्यूअर्स हैं, ये पूरे वीडियो को देखकर आप किसी भी तरह का लीगल ओपिनियन फॉर्म ना करें, क्योंकि हमारा काम जो है बस इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करके आपको आप तक पहुंचाना है। उससे ज्यादा हम यहाँ पे किसी भी तरह का क्लाइंट या लॉयर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं करते हैं। और अगर किसी भी तरह का नया अपडेट आता है इसके रिगार्डिंग, तो राज आपको चैनल पे जरूर नए वीडियो के द्वारा आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू राज। थैंक यू आदित्य, और एक बार मैं व्यूअर को कहूँगा, आप ऐसी अन्य खास वीडियो को पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी जुड़े, इसके लिए बहुत-बहुत आपका आभार। थैंक यू सो मच।